हेलो फ्रेंड्स। आज हम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में जो सेकंड चैप्टर है उसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, इन योर टेक्स्ट बुक इन चैप्टर सेकंड क्वेश्चन नंबर थर्ड एमसीक्यू पैटर्न का क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट appropriate alternative from the given below and write the statements। सो आपको चार ऑप्शंस दिए हैं क्वेश्चंस का, जो भी आप अप्रोप्रिएट आंसर है अल्टरनेटिव उसको लिख के पूरा स्टेटमेंट यू टू राइट इट अगेन। सो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे कौन से डेट पे हम ऑब्जर्व करते हैं? 10th नवंबर, 12th नवंबर, 10th दिसंबर and 15th December. Out of these dates you to select. So it is on 10th November. So you have to write full statement. International Accounting Day is observed on 10th November. ओके स्टूडेंट, कुछ फैक्ट्स होती है उसको हमें याद रखना पड़ेगा। जिस तरह से डेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है तो उसका हम तारीख याद रखना ज़रूरी है। सम क्वेश्चंस आर दैट वे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है कुछ, उसमें अपने को सोचना पड़ता है, दैट वी कैन थिंक एंड गिव द आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज। now student, what do you mean by conventional? कन्वेंशनल मतलब ये ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल जो हमारे रिवाज से जुड़ी हुई चीज होती है उसको हम ट्रेडिशनल बोलते हैं। तो ये जो पहले से हमारी जो प्रथा है, इसको अकाउंटिंग की जो हमने एक कन्वेंशनल सिस्टम की जो बात है, इट इज एक्चुअली इंग्लिश एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, इंडियन सिस्टम और नन ऑफ दिस। कन्वेंशनली इट इज एन इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम। So option C, need to rewrite the statement. So conventional system of accounting is Indian system. Indian system. Moving to the question number third. Every debit has corresponding dash. Every debit has corresponding dash. Options: debit, credit, right hand side, none of this. क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन में दो चीज हम देखते हैं। दो चीज में एक होती है डेबिट और एक होती है क्रेडिट। सो एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, राधास अकाउंट इज अ टाइप ऑफ डैश अकाउंट। राधास अकाउंट नाम है, देख लो।
जो भी अकाउंट किसी पर्सनल नेम को बिलोंग करता है, that is obviously a personal account. So it is a type of personal account. पर्सनल अकाउंट, या उसका नाम जो है, इट इज सजेस्टिंग इट इज अ पर्सन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. मशीनरी अकाउंट इज डैश अकाउंट. नॉमिनल, इनकम, पर्सनल, रियल. ठीक है, मशीन जो भी हम बिजनेस में देखते हैं, फैक्ट्री वगैरह में देखते हैं कि मशीन्स इंस्टॉल किए जाते हैं, इट इज अ रियल बिकॉज वी कैन टच, वी कैन फील, इट इज अवर एसेट. बट यहाँ पे हमको यहाँ पूछा जो है ना, दिस इज, दे हैव आस्क्ड एज डैश अकाउंट. सो इन दैट सिस्टम हमको आंसर उस तरह से देना है. दो मशीन इज एसेट, बट हियर out of this particular options it is asked about account of the type of this account, so it is real account. स्टूडेंट समझ के आंसर देने का है और अपना जो है बेसिक वो क्लियर रखने का, ताकि हम आंसर प्रॉपरली दे सके. और एमसीक्यूज है, आराम से आप ऑप्शंस भी पढ़ के आंसर जज कर सकते हैं. लेट्स टेक नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6. गुडविल इज डैश असेट. गुडविल इज डैश असेट. गुडविल एक असेट तो है, लेकिन ये किस टाइप का असेट है? नीचे देखो लिखा है टेंजिबल, करंट, एंड इंटेंजिबल एंड नन ऑफ दिस. क्योंकि गुडविल एक ऐसा असेट है जिसको हम टच नहीं कर सकते, उसको हम एक प्रकार से सिर्फ हम उसको महसूस कर सकते हैं. You can feel it, but that goodwill, it's not a kind of material which we can touch, we can feel. So goodwill is an intangible. Intangible का मतलब है हम उसको टच नहीं कर सकते हैं. So goodwill is an intangible asset. Right, take down an intangible asset. Okay students, coming to the question number 7. Prepaid expenses is dash account. Prepaid expenses, ध्यान से समझना, जो खर्चे, इट इज अबाउट एक्सपेंसेस, बट दे हैव सेड दैट इट इज अ प्रीपेड. प्रीपेड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जो हमने पहले से वो पे कर दिया है, मतलब जो खर्चा फ्यूचर में होने वाला है उसको हमने अभी से ही पेमेंट कर दिया है. दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज प्रीपेड एक्सपेंसेस. एंड दिस प्रीपेड एक्सपेंसेस, पूरा अकाउंट जो है वो किस नेचर का है? रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है, या वो इनकम? इस चार ऑप्शन में से कोई भी आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं. तो एक सिर्फ एक्सपेंस होता ना बच्चे, तो वो एक्सपेंस के हिसाब से हम नॉमिनल में गिनते, सिर्फ एक्सपेंस होता तो. बट हियर इट इज अ प्रीपेड, एंड देन व्हेन इट कम्स टू प्रीपेड, इट रिप्रेजेंट सम पर्सन, बिकॉज हमने किसको पे किया है उसको ये पेमेंट जा रहा है. दैट इज अ पर्सनल, एनी पर्सन जिनको हम पे कर रहे हैं. सो अभी फिलहाल मैं जो पेमेंट कर रहा हूँ वो खर्चा हुआ नहीं है, खर्चा तो फ्यूचर में होने वाला है. अभी तो मैंने प्री पेड कर दिया. प्री पेड मतलब पहले एडवांस में पे कर दिया. सो इट रिप्रेजेंट अ पर्सन एंड देयरफॉर इट इज अ पर्सनल अकाउंट. इट इज अ पर्सनल अकाउंट. ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको. चलिए, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8.
Question number 8. Debit the receiver, credit the dash. ये आपका गोल्डन रूल है स्टूडेंट्स. डेबिट द रिसीवर, ये आपको ओरली भी आ सकता है. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. गोल्डन रूल, दिस इज अ गोल्डन रूल ऑफ रिसीवर गिवर के हिसाब से. इट इज अ रूल फॉर पर्सनल अकाउंट. रिसीवर एंड गिवर की बात कर रहे हैं तो इट बिलोंग्स टू दिस पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल है स्टूडेंट्स. चलिए आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 9. डेबिट व्हाट कम्स इन, credit what goes out. Again it is golden rule. मुझे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. कभी कुछ क्वेश्चन का तो इन लोगों ने इस तरह से दिया हुआ है कि डायरेक्टली हम आंसर दे सकते हैं विदाउट ऑप्शंस. एंड दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ कम्स इन गोज आउट वाला हिसाब जो है ना, वो किस अकाउंट का गोल्डन रूल है. आ रहा है, कम्स इन जा रहा है, गोज आउट कुछ चीज वस्तु होती है ना, वो आना जाना होता है. तो इट इज अ रियल रियल अकाउंट का ये गोल्डन रूल है. चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. डेबिट ऑल डैश एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. डेबिट ऑल डैश एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. तो डेबिट ऑल expenses and losses. Expenses and losses. Option B. ये रूल नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल है स्टूडेंट्स. डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स. जितने भी खर्चे होते हैं, जितने भी लॉसेस होते हैं, उसको हम डेबिट करते हैं. और जितने भी हमारी इनकम या हमको जो फायदा होता है, गेन होता है ना, उसको हम क्रेडिट करते हैं. ये सब चीज ऑब्जेक्टिव में आपको, इसलिए कि भाई आपका ये सब रूल्स जो बेसिक नॉलेज है वो आपका पक्का हो जाए. स्टूडेंट्स, with that we have covered this 10 MCQs, and now we'll come to the question number 4, which is about state whether the following statements are true or false with reasons. Students, notebook में आप स्टेटमेंट जो भी ट्रू और फॉल्स का हमको पूछा है वो आपको लिखना है, और नेक्स्ट लाइन में उसका ये उस ट्रू है या फॉल्स है उसके लिए उस आंसर को लिखेंगे हम, एंड देन उसके नीचे उसका रीज़न हम देंगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट द प्रेजेंटेशन. एंड लेट अस बिगिन अवर क्वेश्चन. सो यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक प्रॉपरली. जैसे आपने फिलिंग द ब्लैंक्स लिखा है उसी तरह से हम इसको भी प्रॉपरली लिखते हुए करेंगे. So we'll start. Question number first. First one is, you look at your in your textbooks. This is first question. Outstanding expenses. Outstanding expenses is nominal account.
स्टूडेंट सोचिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, पहले तो मुझे बताइए, ये सिर्फ एक्सपेंस नहीं है, ये तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये सब लोग समझते हैं। इट्स नॉट जस्ट एक्सपेंसेस, इट्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब आप सोच लो, सिर्फ एक्सपेंसेस दिया होता, खर्चा, खर्चे तरह तरह के बिजनेसेस में होते हैं, खर्चे की बात करते हैं तो सिर्फ खर्चा वो नॉमिनल अकाउंट है। बट हियर दे आर टेलिंग अस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग मतलब जो बाकी है, जो पे होना बाकी है, मैंने अभी तक पे किया नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जब कोई इस तरह से हमको आउटस्टैंडिंग होता है, मतलब बाकी होती है, जो डेट चली जाती है फिर भी हमने पेमेंट नहीं किया होता है, दैट रिप्रेजेंट अ पर्सन, दैट रिप्रेजेंट अ पर्सन। और उसी तरह से ये पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में ट्रीट किया जाता है। इट्स नॉट अ नॉमिनल अकाउंट। So this particular statement is false. So take down first our conclusion. Given statement is false. और अब हम उसका पूरा रीजन लिखेंगे। रीजन जरूरी है बिकॉज दे हैव आस्क्ड, और वही हमको मेन एक्सप्लेनेशन करेगा व्हाई इट इज फॉल्स। तो कैन टेक डाउन हियर, हियर amount of expense is outstanding for the business which represent which represents a person involved behind the outstanding, and hence we need to consider as personal account, we need to consider as पर्सनल अकाउंट। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, कभी भी आउटस्टैंडिंग वर्ड से कुछ भी आपको बोले, आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करके कुछ भी आपको बोले, तो दैट आउटस्टैंडिंग, ड्यू टू दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट इज अ पर्सनल अकाउंट। सिर्फ एक्सपेंस नहीं बोला है, याद रखो, ये मैंने स्टार्टिंग में आपसे एक्सप्लेन किया कि ओनली एक्सपेंसेस इज नॉट बीन गिवन हियर, इट इज कंप्लीटली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये पॉइंट को ध्यान रखना है। सो दिस इज डन। टेक डाउन प्रॉपरली रीजन, आपको नीचे उसका लिखना है, या तो आप यहाँ पे रीजन करके स्टार्ट कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में पहले स्टेटमेंट का स्टेटस क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, वो अपने को पहले लिखना है, देन वी हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द रीजन। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कैपिटल अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट is a
रियल अकाउंट। देखो क्या लिखा हुआ है, कैपिटल अकाउंट। आपने सीखा है कैपिटल, दैट इज, व्हाट इज मीनिंग फॉर कैपिटल? कैपिटल मीन्स amount or money invested in the business, or you may say to start the business. तो हम कैपिटल का डेफिनेशन इस तरह से करते हैं, ये आपको पता है। अब कैपिटल जो है वो कौन इन्वेस्ट करने के लिए लेके आता है? तो बट ऑब्वियस है, जो कैपिटल है वो लेके आता है ओनर, और यू में से प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर, और प्रोप्राइटर जो है ये पैसा लेके आता है, मतलब कैपिटल लेके आने वाला बंदा कौन? प्रोप्राइटर। एंड देयरफॉर the proprietor behind capital, what we see, he is a person involving behind that capital, and thence this person, which is a kind of personal अकाउंट के तौर पे ये ट्रीट होगा। मतलब कैपिटल के पीछे ये प्रोप्राइटर जो पर्सन है, एंड हेंस इट इज अ पर्सनल अकाउंट व्हिच कैन नॉट बी said as real account. So this statement is false. First of all, you take down given statement. Given statement is false. Given statement is false. Reason आप लोग लिखिए. What is the reason? Since capital is amount or money invested by owner, or you may say proprietor, to start or to run business, which means behind capital a person is involved, and hence it is personal account. ध्यान रखना स्टूडेंट्स, in simple words, this capital account is not a real account, it is a personal account. You must take down simultaneously. मैं जो reason आपसे discuss कर रहा हूँ आप समझने का है, and then you take down it properly so that ये जो पूरा reason है वो आपको समझ में आए, and you have to write it down this way in exams also. Students, चलिए next question number 3 देखते हैं. Every debit effect has equal and corresponding credit
स्टूडेंट्स इसको आप रीड करो बराबर. Every debit effect has equal and corresponding credit effect. इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसको हम जब रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्डिंग के लिए हम उसका डेबिट और क्रेडिट दो एस्पेक्ट देखते हुए उसकी दो इफेक्ट्स हम रिकॉर्ड करते हैं. एंड हेंस one is debit effect and another is credit effect. These both effects is correspondingly we are recording. मतलब जो इसका डेबिट इफेक्ट होना है तो क्रेडिट होना ही है, जो क्रेडिट इफेक्ट होता है ना तो उसका डेबिट होना ही है. और इक्वल व्हाट डज इट मीन? तो कि डेबिट के अंदर आपने जितने अमाउंट का इफेक्ट रिकॉर्ड किया है उतने ही अमाउंट के लिए क्रेडिट का इफेक्ट रिकॉर्ड किया जाएगा. ऐसा नहीं होगा इम्बैलेंस कि डेबिट का अमाउंट ज़्यादा हो क्रेडिट का अमाउंट कम हो. नो, इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए तो ही वो बैलेंस बोला जाएगा. ठीक है. सो दिस स्टेटमेंट which is given every debit effect has equal and corresponding credit effect, it is true, it is true. So check down. Given statement is true, given statement is true. Now take down the reason. जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसके हिसाब से भी आप एक्सप्लेनेशन रीजन में लिख सकते हैं. सो टेक डाउन द वे in which reason must be written. लिखो for business transactions when it is to be recorded there must be two aspects, that is dual aspect, as debit and credit both are required. And hence under double entry bookkeeping system, every debit effect has equal and corresponding credit effect. स्टूडेंट डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि जो भी डेबिट इफेक्ट है उसका सेम अमाउंट का करस्पॉन्डिंगली क्रेडिट इफेक्ट होना ही है फॉर एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन. and when we record these two effects and two aspects we need to identify. Fine. So this is true statement. Reason students properly लिख लेने का. If I am fast, if you feel so, just pause it and try to complete your part.
and then you can resume it further, students. बट प्रॉपरली ये लिखना आपको है नोटबुक में, प्रेजेंटेशन प्रॉपरली देना है. चलिए क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 4. Discount received is a nominal account. Discount received is a nominal account. Try to understand, first of all, they are talking about discount received. Discount received. ये पूरा एक पर्टिकुलर अकाउंट का नाम है. डिस्काउंट रिसीव्ड कंप्लीट. जब हम कुछ गुड्स खरीदते हैं तो सेलर हमको डिस्काउंट देता है, तो हमने बोल दिया कि डिस्काउंट रिसीव्ड. तो नॉमिनल अकाउंट की बात जब हम कर रहे हैं तो नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स. अब स्टूडेंट्स आप ही जज करिए कि डिस्काउंट मिला हमको, समझ लीजिए वो परचेस जो माल करना था उसके लिए 1000 रुपया पे करना था, लेकिन मुझे सेलर के पास से डिस्काउंट मिल रहा है. समझो कि मुझे 100 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, तो मुझे कितना पेमेंट करना पड़ेगा? क्योंकि 900. So I have to pay 900 against that 1000. सो 900 हम जब पे कर रहे हैं मतलब 100 रुपया मुझे कम पे करना पड़ा, मुझे डिस्काउंट मिला. ये मेरे लिए एक प्रकार से क्या हो गया? फायदा हो गया, गेन हुआ कि नहीं? आई एम इन द बेनिफिट that 100 rupees I have to pay less, and that is the discount received, and hence it involves this gain word, and hence this nominal account. इसका ये golden rule के हिसाब से भी आप बोल सकते हैं कि this is true. So given statement is true. चलिए रीजन पे आइए. व्हाट शुड बी द रीजन? जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसके आधार पे भी आप लिख सकते हो. सिंस discount received is a kind of benefit, or you may say gain, and which represents nominal account, which represents nominal account. तो स्टूडेंट्स रीजन में कभी कुछ ज़्यादा है भी नहीं लिखने के लिए. इट इज़ इनफ टू हैव दिस मच बिकॉज इट सेटिस्फाइज दैट कि ये नॉमिनल अकाउंट को बिलोंग करता है. जो गोल्डन रूल वाला मैंने बात किया पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ जस्ट इनफ to show it is a gain, it is a benefit, and hence it is a nominal account, which is true. चलिए स्टूडेंट्स, नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th. What is that? Take down first.
drawings account is a nominal account. स्टूडेंट्स, पहले तो मुझे ड्राइंग्स क्या है वो समझना है। सबको दिमाग में ये ड्राइंग का मीनिंग मालूम होना चाहिए। ड्राइंग किस किसके द्वारा होता है? तो कि ड्राइंग जो है वो प्रोप्राइटर के द्वारा होता है, ओनर के द्वारा होता है। बिजनेस जो है उसमें से ये प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ विड्रॉ करता है। क्या विड्रॉ करता है? आइदर कैश और आइदर गुड्स। So when from the business, proprietor is withdrawing for his personal use, then that is going to become drawing. That becomes drawings. मतलब ये ड्राइंग्स का एक प्रकार का डेफिनेशन आपको मिल गया कि बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए जो भी विड्रॉ हो रहा है प्रोप्राइटर के द्वारा, दैट इज गोइंग टू बी ट्रीटेड एज ड्राइंग। अब ये आप बात पे आइए कि क्या ये नॉमिनल अकाउंट है क्या? तो कि ड्राइंग जो हुआ उसके पीछे किसका हाथ है? तो कि प्रोप्राइटर का। ड्राइंग किया किसने? तो कि प्रोप्राइटर ने। ड्राइंग शब्द के पीछे कौन खड़ा है? प्रोप्राइटर है। करने वाला कौन है? प्रोप्राइटर। दैट प्रोप्राइटर इज अ पर्सन। दैट प्रोप्राइटर is a person, and hence this particular drawings is to be treated as a personal account. And therefore it cannot be nominal account. जैसे कैपिटल की बात थी स्टूडेंट्स, ध्यान दो, आगे ये क्वेश्चन आया है। अगेन आई वुड लाइक टू हैव अ रेफरेंस ऑफ दैट। कैपिटल अकाउंट वहां पे भी उन्होंने बोला था वो रियल अकाउंट है, बट इट वाज अ पर्सनल अकाउंट। व्हाई इट इज सो? बिकॉज कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है बिजनेस में, जो पैसा इंट्रोड्यूस कर रहा है वो कौन है? ओनर, दैट इज अ प्रोप्राइटर। बिहाइंड कैपिटल दैट ओनर इज देयर, दैट इज अ पर्सन, एंड देयरफॉर इट वाज अ पर्सनल अकाउंट। सिमिलरली ड्राइंग्स भी जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? प्रोप्राइटर। ड्राइंग करने वाले का नाम क्या? तो प्रोप्राइटर। मतलब ड्राइंग करने के पीछे कौन है? ड्राइंग हो रहा है उसके पीछे कौन है? प्रोप्राइटर, एंड ही इज अ पर्सन, पर्सनल। कैपिटल इंट्रोड्यूस करने वाला कौन है? ओनर, प्रोप्राइटर। मतलब कैपिटल के पीछे कौन है? प्रोप्राइटर। सो दिस इज व्हाट वी मस्ट understand, that it must be a personal account. So first of all it is a nominal account, ये तो हमने false बोल देना है। therefore given statement is false, given statement is false। और हम रीजन में बोलेंगे, रीजन में बोलेंगे since drawings is done by proprietor, you may say owner। ड्राइंग की डेफिनेशन लिखने की जरूरत एज सच नहीं है। इफ यू वांट टू राइट अ स्टेटमेंट व्हाट इज ड्राइंग्स, यू कैन मेंशन बाय
writing that. Otherwise, you can just conclude with the main important reason part. So since drawing is done by proprietor, who is a person involved behind that drawings, and hence it is treated as personal account. Personal account. और ये खास आपने देख लिया कि उसके पहले मैंने जो कैपिटल वाला उदाहरण आपके सामने इसको कोऑर्डिनेट करवाया, वो आप ध्यान में रखना साथ में. So the both drawings and capital both are personal because it is having connection with the proprietor which is a person. तो मैंने जो बाजू में ड्रॉ करके बताया वो भी आप बराबर से ध्यान में रखो. आप भी खुद बाजू में चाहिए तो ड्रॉ करके रख सकते हो. एंड टेक डाउन दिस रीजन प्रॉपरली टू अंडरस्टैंड. तो ड्राइंग और कैपिटल की ये बात इंपॉर्टेंट हो गई. नाउ मूविंग टू द सिक्स्थ वन. नेक्स्ट, what is given? Outstanding salary. Outstanding salary is a nominal account. Is a nominal account. स्टूडेंट ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया, आगे हमने किया है. जरा मुझे बता सकते हैं कौन से क्वेश्चन में इस तरह से आउटस्टैंडिंग वर्ड था? सबसे पहला क्वेश्चन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. देख लो वहां पे भी ये आउटस्टैंडिंग वर्ड आपने देखा है. दैट वाज आउटस्टैंडिंग व्हाट? एक्सपेंस. राइट नाउ हियर द आउटस्टैंडिंग इज व्हाट? सैलरी. एक बात समझ लेना, बिजनेस में हम हमारे एम्प्लॉयज को सैलरी देते हैं, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एक्सपेंस. तो ये भी तो ये केस हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का. yes or no? When you say outstanding expense, there is a category of expense as a salary. You can say outstanding salary. तो outstanding salary एक प्रकार से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एक एग्जाम्पल हो गया. बहुत सिचुएशन में आउटस्टैंडिंग वर्ड तो है ही, खाली एक्सपेंस के अंदर सैलरी करके इन्होंने दे दिया एक्सपेंस की जगह पे. सैलरी भी एक प्रकार से एक्सपेंस ही है बिजनेस के लिए. एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उसको हमको सैलरी देना पड़ता है, हमारा खर्चा है. अब मैं वापस उसमें उस तरह से ही एक्सप्लेन करूंगा. आउटस्टैंडिंग वर्ड हटा के खाली सैलरी पूछता मैं, सैलरी इज अ नॉमिनल अकाउंट, तो ट्रू है क्योंकि सैलरी खर्चा है और कोई भी एक्सपेंस का अकाउंट है वो नॉमिनल टाइप का है. बट नाउ वी हैव टू ट्रीट इट एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग वर्ड साथ में कनेक्टेड है, पूरा एक शब्द ध्यान रखना है अकाउंट का. तो आउटस्टैंडिंग होने के कारण अगेन इट रिप्रेजेंट सम पर्सन, क्योंकि ये सैलरी आउटस्टैंडिंग किसी एम्प्लॉइज को है ना. तो पहले तो इसका आप कंक्लूजन लिख दीजिए. दिस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. और अब मैं इसके रीजन पे आता हूं. रीजन पे आता हूं. तो सिंस आउटस्टैंडिंग salary represents
salary which is not still paid to the employee of the business where employees as a person involved behind outstanding salary. अब ये आउटस्टैंडिंग सैलरी के पीछे किसका रिप्रेजेंटेशन दिखता है? पर्सन, एंड दैट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, एंड उसके हिसाब से ये पर्सनल अकाउंट ट्रीट होता है, हेंस इट इज कंसिडर्ड एज पर्सनल अकाउंट. समझ में आ रहा है? बट कैन नॉट बी सेड एज अ नॉमिनल अकाउंट. और नॉमिनल होने का कारण होता है तो कभी खाली सैलरी वर्ड होता ना, तब ये सिर्फ मुझे नॉमिनल बोलने मिलता, लेकिन यहाँ अभी फिलहाल उसको आउटस्टैंडिंग वर्ड से जोड़ा गया है. सो टुगेदर विद दिस आउटस्टैंडिंग सैलरी कंप्लीटली दिस इज अ पर्सनल अकाउंट. Students, moving to the question number 7. What is given? Loan account is a personal account. पढ़िए बराबर से. लोन अकाउंट, लोन मतलब जो उधार पे पैसा हम लेते हैं ना, या देते हैं. लोन किसी को हम दे भी ले सकते हैं, लोन ले भी सकते हैं. हमको जरूरत है तो हम पैसा बैंक से एज ए लोन ले सकते हैं, कोई आदमी से लोन ले सकते हैं. आजकल तो बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी अवेलेबल है जो लोन देने के लिए तैयार होती है. आपको कभी कभी देखो मोबाइल पे फ़ोन भी आ जाता है कि लोन की ज़रूरत है क्या, लोन का रिक्वायरमेंट है क्या कोई. तो लोन लिया भी जा सकता है, लोन दिया भी जा सकता है. अब समझ लेना दोनों सिचुएशन. जब हम लोन ले रहे हैं बैंक से फॉर एग्जांपल, तो वो लोन का पैसा हमें तो बाद में चुकाना है, उसका पैसा वापस हमको करना है, तो इन फ्यूचर डेट्स वी हैव टू रीपे दैट अमाउंट. और समझ लीजिए हमने किसी को लोन दिया है, तो वो आदमी को जिन्होंने हमने लोन दिया है वो आदमी हमको फ्यूचर में के डेट पे हमको लोन का पैसा वापस पे कर देगा. मतलब लोन जो है वो ऑलवेज वो पैसा है जो आउटस्टैंडिंग होता है. क्या होता है? आउटस्टैंडिंग, बाकी होता है. दोनों सिचुएशन में बाकी की बात हो गई. या तो मैंने लोन लिया है बैंक से तो मेरे को उसको पे करना बाकी, या कोई आदमी ने मेरे से लोन लिया है, वो पर्सन ने हमसे लोन लिया है तो हमको उससे लोन का पैसा लेना बाकी. In both these cases, you can understand this outstanding word can be connected with that. And whenever this outstanding word is attached, इनडायरेक्टली आउटस्टैंडिंग वर्ड हुआ कि नहीं. लोन के शब्द का जो मैंने मीनिंग अर्थ आपको क्लैरिफाई किया उसके आधार पे आउटस्टैंडिंग वर्ड बनता है. एंड देयरफॉर वो आउटस्टैंडिंग होने के कारण उसके पीछे कोई पर्सन छिपा हुआ है, रिप्रेजेंट कर रहा है. उसके पीछे हम एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जैसे कि मैंने बोला कि मैंने
बैंक से लोन लिया है, सो फॉर एग्जांपल देना बैंक, तो ये लोन जिसको हम वापस रीपे करने वाले हैं, मतलब कि देना बैंक को, वो बैंक का कुछ नाम है पर्सनल अकाउंट। आर गेटिंग? बैंक इज एक वन इंस्टीट्यूट, उसका नाम है, एंड हेंस इट इज अ पर्सनल अकाउंट। तो लोन पे करना बाकी है, वो बैंक को मैं पे करूंगा, मगर वो बैंक जिसका कुछ नाम रिप्रेजेंट हो रहा है, देयरफॉर इट हैज टू बी अ पर्सनल अकाउंट। तो यहां हम कंक्लूजन पहले लिखते हैं, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। पहले तो ये सही है, ये हम कंक्लूजन लिखते हैं, और अब हम उसका रीजन लिखते हैं। सिंस loan account where loan may be taken by business or loan may be given to someone by business. In both the cases, amount of loan is remaining outstanding, and hence behind that repayment of loan amount, a person is represented, or you may say a person is representing. For example, loan taken from bank where bank is there behind loan, which is to be repaid to the bank, which means bank is a representing bank is representing for loan, and therefore it is personal account, and therefore it is personal account as per this given, that is true। मगर ट्रू हो या फॉल्स हो, रीजन तो हमें देना जरूरी है। सो
ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आउटस्टैंडिंग वर्ड यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो किस पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। बिकॉज लोन इज ऑलवेज गोइंग टू बी आउटस्टैंडिंग जो है, और उसके आधार पे ये पर्सनल अकाउंट का केस बनता है। स्टूडेंट्स, यहाँ हम रुकते हैं। आगे और भी क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट सेशन में कंडक्ट करेंगे, और उसका आगे का जो भी क्वेश्चन और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे प्रॉपरली। ये पूरा पार्ट आज जो हमने कवर किया है, खास करके ट्रू और फॉल्स विथ रीज़न, जिसमें आपको रीज़न देके प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। इफ इट इज ट्रू देन व्हाई इट इज ट्रू, इफ इट इज फॉल्स व्हाई इट इज फॉल्स। उसके लिए आपको फंडामेंटल बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि आप उसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर सको। सो विद दैट वी कंक्लूड टुडेज सेशन। थैंक यू फ्रेंड्स।